एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि जिन्वो को एलिक्सर ऑफ लाइफ क्राफ्ट करने की ऑप्शन आ जाती है, पर लेकिन उसको पता चलता है कि इसको क्राफ्ट करने के लिए उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जाएगी। और हम देखते हैं कि जिन्वो एग्री कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो क्राफ्टिंग शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो पोशन बन के तैयार भी हो जाता है। और जिन्वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी मॉम इस पोशन को पीकर ठीक हो भी पाएंगी या फिर ये मैंने सिर्फ टाइम ही वेस्ट किया है। और हम देखते हैं कि आयरन उस ड्रैगन की बॉडी को उठाकर ले आता है जिन्वो के पास, और हम देखते हैं कि जिन्वो उस ड्रैगन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जिन्वो उसका नाम काइसल रख देता है। और हम देखते हैं कि जिन्वो ये चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो अपनी मॉम को ठीक कर भी पाएगा कि नहीं। और फिर वो अपने रिवॉर्ड्स को चेक करता है और वो देखता है कि उसको एक र्यून स्टोन मिला होता है और उस स्टोन की मदद से उसको एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम होता है शैडो एक्सचेंज। और उसको पता चलता है कि वो अपनी शैडो सोल्जर्स की मदद से अपनी जगह बदल सकता है। और हम देखते हैं कि जिन्वो अपने एक सोल्जर से शैडो एक्सचेंज कर लेता है और वो एसल को बोलता है कि मुझे माफ करना है एसल, पर लेकिन तुमको अपने घर अकेले ही जाना होगा। और तभी एसल कुछ बोलने वाली होती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वो की जगह पर उसका एक शैडो सोल्जर आ जाता है। और तभी हमको जिन्वो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो एक गली के अंदर खड़ा होता है और उसको नोटिफिकेशन आती है कि अब वो शैडो एक्सचेंज का 3 घंटे तक यूज नहीं कर सकता है। और तभी वो काइसल को बुलाता है और जंप मारता है और वो काइसल के ऊपर बैठकर हॉस्पिटल चला जाता है। और तभी हमको हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। जिनचुल ने आर्ट्स के ऊपर रिपोर्ट्स बनाई होती है और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी भी बनाई होती है। जिनचुल बोलता है कि हम लोग एक स्पेशल इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आर्ट्स एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी, और उसके बाद हम जाएंगे आइलैंड के अंदर और जो एस रैंक वाली टीम होगी वो आर्ट क्वीन के पास जाकर उसको खत्म कर देगी। और मिस्टर जो बोलते हैं कि क्या वो इंटरफेरेंस वेव्स सही से काम करेंगी भी या नहीं। और जिनचुल बोलता है कि हमारे पास दूसरा भी प्लान है, हमारा एस्केप रूट भी तैयार है। और मिस्टर गो बोलते हैं कि क्या तुमको जिन्वो के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ पर है। और जिनचुल बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। और तभी चिंचीटो तर हम देखते हैं कि बेग ब्यूंगन के साथ पार्टी कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो तो एक हीलर होता है एस रैंक का। और बेग बोलते हैं कि तुम पहले हंटर होंगे जो कि बिना कोई जख्म के पहले ही रिटायर हो गया है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। और ब्यूंगिंग बोलता है कि बेग क्या तुम सच में वहां पर जाने वाले हो। और बेग बोलता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ। और ब्यूंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना यूनसे के साथ क्या हुआ था, वो भी जेजू आइलैंड रेड पर गया था पर लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। और बेग बोलता है कि अगर हम इन आर्ट्स को ऐसे छोड़ देंगे तो वैसे भी हम मरने ही वाले हैं। और ब्यूंगिंग बोलता है कि मैं उस आइलैंड पर कभी नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ अगर तुम मुझे इनवाइट करने के लिए आए हो मैं बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। और बेग बोलता है कि मैं तुमको इनवाइट करने नहीं बल्कि अलविदा बोलने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता कि हम फिर से मिलेंगे या नहीं। और ब्यूंगिंग बोलता है कि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाला हूँ, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा खून खराबा देख लिया है और मैं अब शांति की जिंदगी जीना चाहता हूँ और मुझे वैसे भी हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और बेग अपने मन में सोचता है कि वैसे एक बात तो है, हंटर्स को कभी भी लड़ने में डर नहीं लगता है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं, यही उनकी जिंदगी बन जाती है। शायद से यही एक रीजन है जो वेकन होते हैं और उन लोगों के अंदर लड़ने की इच्छा होती है। और तभी सीन शूट होकर हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी मदर के पास बैठा हुआ होता है और वो अपनी मॉम के गर्दन पर देखता है और वहाँ पर एक निशान होता है और वो याद करता है कि बचपन में उसको बचाने के लिए कैसे उसकी मदर ने गर्म पानी अपने ऊपर डलवा लिया था। और जिन्वो पोषण को अपने हाथ में ले आता है और जिन्वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये चीज काम करेगी भी या नहीं। भले ही सिस्टम ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, सिस्टम ने मुझे ई रैंक से एस रैंक पर लाया है, तो इसलिए मुझे सिस्टम पर एक और बार विश्वास करना होगा। और हम देखते हैं कि वो पोषण पिलाने से पहले बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है और हम देखते हैं कि वो पोषण अपनी मदर को पिला देता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर की स्किन ग्लो करने लग जाती है और उनके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। पर लेकिन वो देखता है कि अभी भी उसकी मॉम नहीं जागी होती है और जिससे कि जिन्हों बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मॉम प्लीज आप उठिए। और तभी हमको जीना का सीन दिखाया जाता है जो कि पढ़ रही होती है, पर लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा बेचैन सी होती है जिसकी वजह से वो बाहर चली जाती है। और तभी जिन्वो देखता है कि उसकी मदर उठ चुकी होती है और हम देखते हैं कि जिन्वो की मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है जिन्वो को देखकर। और उसकी मदर बोलते हैं कि मैं कब से सो रही थी जिन्वो। और जिन्वो बोलता है कि आप 4 साल से सो रही थे। और वो बोलती है कि जीना कहाँ पर है। और जिन्वो बोलता है कि वो घर पर है। और उसकी मदर बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम अब काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हो और तुमने अपना प्रॉमिस भी अच्छे से निभाया है, तुम्हें चोट भी लगी हुई है, मुझे लगता है कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो जिन्वो रोने ही लग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि
अगले दिन हो जाता है और डॉक्टर को बताया जाता है कि जो इटर्नल स्लीप वाली एक लेडी थी वो जाग चुकी है और उनकी बॉडी में अब कोई भी एबनॉर्मल चीजें नहीं है और उनकी फैमिली चाहती है कि हम लोग उनको जल्दी डिस्चार्ज कर दें। और हम देखते हैं कि अगले दिन जीना भी आ जाती है और वो अपनी मदर को देखकर रोने लग जाती है और जिन वो अपने अपने सोचता है कि मैंने अब काफी सारी चीजें अचीव कर ली है, मेरा असली रिवॉर्ड तो मुझे अब जाकर मिला है। अगले सीन में हमको गो का सीन दिखाया जाता है। गो जेजू आइलैंड ऑफ 4th मिशन को अनाउंस कर देता है। गो बताते हैं कि हमारे इस रेड मिशन में एस रैंक के हंटर भी पार्टिसिपेट करेंगे और जापान के भी 10 एस रैंक हंटर आ रहे हैं और जो ए रैंक या उससे नीचे वाले हैं वो तो सिर्फ बस हमारी सपोर्ट के लिए ही रहेंगे और इस बार हम पक्का जीतेंगे। और हम देखते हैं कि बियोंगेम भी इस न्यूज को देख रहा होता है और वही उनसे और बेग के साथ पास्ट के बिताए हुए पल याद करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू के फैमिली घर आ जाती है और वो लोग देखते हैं कि उनका घर तो काफी ज्यादा गंदा पड़ा हुआ होता है और जिनवू बोलता है कि मैं एक दिन के लिए बाहर क्या किया, तुमने तो सारा घर गंदा कर दिया। और जिनवू की मॉम बोलते कि चलो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, हम लोग सब साथ में मिलकर साफ सफाई करते हैं। और जिनवू अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील होता है जब से मैं हंटर बना हूँ मैं अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा दूर हो गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई लाइन क्रॉस कर दी है जहाँ से मैं वापस ही नहीं आ सकता। और तभी जिनवू की मदर अपनी फैमिली फोटो को देखती है और वो पूछती है कि क्या तुमको उनके बारे में कुछ पता चला। और जिनवू बोलता है कि नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता चला। जिनवू की मॉम बोलते कि तुम्हारे फादर हंटर बनने से पहले फायर फाइटर थे और वो बहुत ही कूल लगते थे जब वो इंसानों को बचाते थे और ये सारी खूबियां जिनवू के अंदर भी है। जीना बोलती कि मेरे अंदर भी ये खूबियां, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और उनकी मदर बोलती कि हाँ तुम्हारे अंदर भी है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जिनचुल बोलता है कि हमारे यहाँ पर अमेरिका से एक एस रैंक कर आया था जो कि यहाँ पर सिर्फ जस्ट घूमने के लिए ही आया था, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आया था, शायद से वो वोंग डू सू के लिए आया होगा। ये बंदा भी वोंग डू सू को जानता था पर लेकिन शायद से इसके अलग मोटिव्स हो सकते हैं। हाँ पर लेकिन एक बात तो है कि ये हमारे जेजू मिशन आइलैंड के ऊपर टांग नहीं अड़ाएगा। और गो बोलते हैं कि क्या जिनवू आ रहा है और जिनचुल बोलता है कि हाँ वो बस आने ही वाला होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि गो जिनवू को सारी बातें जेजू आइलैंड के बारे में बता देता है और जिनवू अपने मन में सोचता है कि एक बहुत अच्छा मौका है लेवल अप करने का, पर लेकिन मैं इस समय ये नहीं कर सकता हूँ। और जैसे वो बोलने वाला होता है तभी उसको एक अलग सी ऑरा फील होता है जो कि एस रैंक हंटर्स का होता है। और गो बोलते हैं कि क्या तुमको पता चल गया, वैसे जिम में एस रैंक हंटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बेक और मार वोंग डू की फाइट हो रही होती है और जिनवू अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि बेक इस फाइट को संभाल नहीं पा रहा है। और चॉयजोंग बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और वो जो दूसरा बंदा है वो फ्लेम गिल्ड का है। और जिनवू बोलता है कि वो अपनी पूरी ताकत का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ओपोनेंट तो बहुत खतरनाक है। और चॉय बोलते हैं कि नहीं, बात ऐसी है कि लोगों के सामने अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब हो सकता है क्योंकि जब बेक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि ग्योटो रोजी की टीम भी आ चुकी होती है वहाँ पर और तभी हानेकावा ग्योटे रोजी को जिनवू के बारे में बता देती है और ग्योटो रोजी बोलता है क्या ये असैसिन टाइप का हंटर है और हानेकावा बोलते कि नहीं ये एक मेज टाइप का हंटर है। और हम देखते हैं कि कुछ ए रैंक के हंटर्स भी होते हैं वहाँ पर और वहाँ पर पार्क भी होता है जो कि नाइट गिल्ड का मास्टर है। और तभी ग्योटो रोजी बोलता है कि जब हम यहाँ पर सारे एस रैंक हंटर्स हैं ही तो क्यों ना हम एक फ्रेंडली फाइट करें, तुम लोग इस मैच के रूल्स को डिसाइड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इस फाइट में मेजेस को दूर रखते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ का कभी पता ही नहीं चलता है और नॉन कॉम्पिटेटिव को भी दूर रखेंगे। हाँ बाकी सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि बेक बोलता है कि अगर क्लाई को पकड़ लिया या फिर बैक को टच कर दिया या फिर नीचे गिरा दिया, अगर ऐसा करते हैं तो बंदा आउट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि कोरिया की टीम जो होती है वो इसमें होते हैं चा, लिमा और बेक और जो जापान टीम के अंदर बंदे होते हैं उनका नाम होता है टावाटा, वोमोटो, होशिनो और कानाका। 4 इधर वाली टीम के अंदर और 4 दूसरी वाली टीम के अंदर। हम देखते हैं कि इनकी फ्रेंडली फाइट होने वाली होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।